सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पुनः अभिनंदन करता हूं। हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि जो समीक्षा अधिकारी होता है, सहायक समीक्षा अधिकारी होता है, यानी जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में आरओ एआरओ की संज्ञा से विभूषित करते हैं, यह पद क्या है, इस पद का क्या महत्व है, इस पद के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित है, इस पद को धारण करने वाले व्यक्ति को क्या सुविधाएं मिलती हैं, और यहाँ ये भी हम देखेंगे कि इस पद के लिए जो नोटिफिकेशन जारी होता है, जो वैकेंसी आती है, उसके लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, यानी कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, क्या इस परीक्षा में इंटरव्यू होता है, अगर इंटरव्यू नहीं होता है तो जो प्री और मेंस होते हैं तो उनके सिलेबस क्या है, आदि सभी पहलुओं पर हम क्रमशः आपके साथ प्रकाश डालेंगे। और आप देखेंगे कि आरओ एआरओ की जो भर्ती है, आरओ एआरओ से संबंधित जो पेपर होने वाले हैं, वो आपके लिए कितने बड़े अवसर के रूप में तब्दील हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो यकीन करिए कि आप एक अच्छी पोस्ट पर अपने आप को पाएंगे और आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें जो सिलेबस निर्धारित है उस सिलेबस के अगर आप आधार पर देखें तो बहुत ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कोई भी कार्य करने के पहले अगर आप उससे संबंधित जो तैयारियां होनी चाहिए अगर वो आपको मालूम हो जाती हैं तो आपका जो लक्ष्य होगा, आप जिसके प्रति अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, तो आपके लिए वह सरल हो जाता है। अमूमन ऐसा होता है कि कोई भी अभ्यर्थी जब कोई परीक्षा से संबंधित फॉर्म अप्लाई करता है तो उससे संबंधित तमाम जो पहलू होने चाहिए, जो तमाम पहलुओं की जानकारी उसको होनी चाहिए, वो नहीं होती है। अगर उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित जो सिलेबस हैं, अगर उनकी उस अभ्यर्थी को बड़े पैमाने पे जानकारी प्राप्त हो जाए तो उसकी आधी लड़ाई वहीं पर जीत में तब्दील हो जाती है। तो आज हम जो फोकस करने वाले हैं, जो बहुत ही रहस्यमयी आपके लिए हो सकता है कि आखिर इसमें हम कैसे तैयारी करें, तो आज हम तमाम पहलुओं पर नज़र डालेंगे और आप बने रहें, वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आरओ एआरओ की तैयारी करना बहुत कठिन कार्य नहीं है। तो देखते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी दो पद होते हैं जिसको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा लेता है। यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित जो भर्ती प्रक्रिया होती है, इसका संचालन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस से संबंधित परीक्षाएं संचालित करता है। जो कैंडिडेट यूपीपीसीएस जैसी परीक्षा किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यह वरदान साबित होता है, क्योंकि आप सामान्य तैयारी से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का जो प्रश्न पत्र होता है, उसमें इस पद के लिए योग्यता क्या निर्धारित की जाती है, जो नोटिफिकेशन आता है उसके लिए योग्यता है स्नातक। स्नातक बोले तो ग्रेजुएट। आप किसी भी स्ट्रीम में हो, कला हो, विज्ञान हो या कॉमर्स हो, किसी भी क्षेत्र से अगर आपने स्नातक किया है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं। विशेष योग्यता क्या है? विशेष योग्यता इसमें यह निर्धारित है, कॉमर्स, अकाउंट, कंप्यूटर। यहाँ विशेष योग्यता का मतलब यह है कि इसमें कुछ विशेष पद निर्धारित किए गए हैं जिनके लिए कुछ विशेष योग्यताएं अपेक्षित हैं।
यहाँ कहने का आशय ये है कि अगर कोई ऐसा पद है जिसमें कॉमर्स का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है तो आपके पास कॉमर्स की डिग्री होना अनिवार्य है। हालांकि आप कॉमर्स है तब तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर कॉमर्स नहीं है तब पर भी आप आरओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ विशेष योग्यता का मतलब विशेष पद से है। तो कॉमर्स, अकाउंट और कंप्यूटर से संबंधित जो विशेष पद होते हैं उनके लिए विशेष योग्यता है, उनके लिए वे कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो इससे संबंधित डिग्रियां धारण करते हैं। इसकी अगर उम्र पे हम जाएं तो इसकी उम्र 21 से 40 वर्ष है, यानी कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। लेकिन यहाँ ध्यान ये देना है कि जैसा कि रिजर्वेशन में ऐसा होता है, एससी, एसटी और ओबीसी को कुछ अतिरिक्त छूट दी जाती है, यानी उम्र में अधिकतम उम्र की सीमा में छूट दी जाती है। यहाँ ध्यान देंगे न्यूनतम उम्र में कोई छूट की सीमा नहीं होती। यहाँ स्पेशल विशेष रूप से देखें, जो इसके पेपर होते हैं, जो प्रश्न पत्र होता है उसमें 1/3 अंक यानी 1/3 अंक निगेटिव मार्किंग यानी गलत उत्तर देने पर काट लिए जाएंगे। आप जो इससे संबंधित जो पेपर होगा देने जाएंगे तो उसमें नकारात्मक अंक यानी निगेटिव मार्किंग जैसी व्यवस्था है। अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो इसके लिए आपके सही वाले में से 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। यानी जो आप पेपर देने जाएंगे तो आप बहुत ही सूझबूझ के साथ पेपर देंगे। रिक्त पदों के सापेक्ष 13 गुना अभ्यर्थी यानी प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण होते हैं मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं। यहां आपको बता दूं कि जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पद होता है इसमें इंटरव्यू जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी साक्षात्कार जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको साक्षात्कार जैसी प्रक्रिया से डर लगता है, विचलित होते हैं। उनको लगता है कि कोई लिखित पेपर हो जिससे हम परीक्षा क्वालिफाई कर जाएं। तो उनके लिए यह परीक्षा सुअवसर के रूप में उपलब्ध है। अगर आपको साक्षात्कार से मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं दबाव महसूस होता है तो आप इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना पद यानी आरओ एआरओ धारण कर सकते हैं। तो इसमें क्या नियम है? इसमें यह नियम है कि जैसे जितनी सीटें होती हैं, जो रिक्त पद होते हैं, उसके सापेक्ष जो प्री परीक्षा होती है उसमें 13 गुना अभ्यर्थी लिए जाते हैं। किसमें? मुख्य परीक्षा के लिए। मान के चलो कि अगर कुल पद हैं, कुल 500 पद हैं। कितने पद हैं? 500 पद हैं। अगर 500 पद निर्धारित हैं तो 500 का 13 गुना, 500 का 13 गुना, 13 पछे 65, यानी 6500 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे। इस बात से आप भिज्ञ हो गए होंगे कि 13 गुना का आशय क्या है। और आगे अगर देखें, इसमें यह होता है जैसे अभ्यर्थी कोई परीक्षा देता है तो उससे संबंधित उसकी सुविधाओं पर भी ध्यान देता है कि आखिर उसको कितना मिलेगा, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आखिर कितनी सैलरी मिलती है, कितना वेतनमान मिलता है। तो इसका जो वेतनमान है वो 93,9,300 से लेकर के 34,800 का वेतनमान है और ग्रेड पे है 4800। ध्यान देंगे, यानी वेतनमान है 93,100 से 34,800 और ग्रेड पे है 4800। और जो समय समय पर डीए यानी जो महंगाई भत्ता होता है, जो समय समय पर निर्धारित होता है, आप जानते हैं कि साल भर में 2 बार महंगाई भत्ता भी सरकार देती है। तो जो समयानुसार जो होगा उसी के अनुसार इसमें महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा और एचआरए के रूप में 8,092 रुपया भी मिलेगा। यहां स्मरण करा दें कि अगर आप विभाग द्वारा निर्धारित जो ऑफिस होंगे यानी जो कमरे होंगे, जो रहने के लिए स्थान होंगे, अगर आप उसको लेते हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो एचआरए के रूप में 8,092 रुपया भी मिलेगा।
अगर हम ARO की बात करें तो जहां इसका ग्रेड पे 4800 है, वहीं ARO का ग्रेड पे 4600 है, और HRA के रूप में 5500 रुपया भी इसको मिलता है। तो आप समझ सकते हैं ये जो नौकरी है कितने काम की है। इससे आपका जीवन निर्वाह तो चलेगा ही, और साथ ही आप उस जगह बैठने के अधिकारी होंगे जहां लोग सपना देखते हैं। इससे संबंधित जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं, जो पास कर जाते हैं, वो 2 जगह लखनऊ और प्रयागराज सचिवालय में बैठने के अधिकारी होते हैं। आप समझ सकते हैं 2 शहर जो मेट्रो सिटी हैं वहां रहने का आपको सुअवसर प्राप्त होगा, और आप जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे उनसे आपका संपर्क भी बना रहता है। यहां ये देखेंगे कि जो इसका वेतनमान है, आपने देखा इसमें HRA कितना मिलता है, DA समय अनुसार दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हफ्ते में 5 दिन की नौकरी है। कितने दिन की? 5 दिन की नौकरी, यानी आपको सैटरडे और संडे नहीं जाना है। तो 5 दिन की नौकरी, और ये रहा इसका वेतनमान। तो आप समझें कि आप अगर इसमें अप्लाई नहीं करते हैं और स्नातक हैं तो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। तो इसलिए आप तैयारी में लग जाएं, और इससे संबंधित जो भी सिलेबस है, जो भी परीक्षा का प्रारूप है, उसको हम आपके साथ साझा तो कर ही रहे हैं, और आप अपनी तैयारियों को इसी के आधार पे आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि आने वाली जो परीक्षा है वो आपके लिए अवसर है। अब चर्चा हम करते हैं इसकी परीक्षा पैटर्न पर। आखिर परीक्षा कैसे ली जाती है, परीक्षा में क्या क्या पूछे जाते हैं, उन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि आप वेतनमान का, सैलरी की लालच तो दिखा दिए, आखिर परीक्षा कैसे होगी, तो उस पर हम भी फोकस कर रहे हैं। इसकी जो परीक्षा होती है, 2 परीक्षाएं होती हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। यानी इसके लिए आपको 2 परीक्षा पास करना जरूरी है। कितनी परीक्षाएं? 2 परीक्षाएं। यहां आपको मैं फिर बता दूं, यहां साक्षात्कार की व्यवस्था नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, यानी प्रारंभिक परीक्षा में जब आप उत्तीर्ण होंगे तो मुख्य परीक्षा में पद के सापेक्ष 13 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई कराए जाते हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसके आधार पर देखिए तो इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो कुल 200 नंबर की होगी, यानी इसके लिए 200 नंबर निर्धारित हैं, जिसमें से 140 अंक सामान्य अध्ययन के हैं। किसके हैं? सामान्य अध्ययन, यानी GS के हैं। इसमें कुल 140 प्रश्न आते हैं, और ये जो फॉर्मेट होगा MCQ पर आधारित होगा, यानी इसके जो प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें आपको गोला करना होता है। यानी जो सामान्य अध्ययन का पेपर है वो 140 अंक का है, और इसके 140 प्रश्न आते हैं, और ध्यान देना है कि इसके 1/3 अंक गलत उत्तर देने पर काट लिए जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग है। इसके साथ एक दूसरा पेपर होता है, वो सामान्य हिंदी का होता है, और सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा वो कुल 60 प्रश्नों का होगा, और इसके लिए जो निर्धारित अंक है 60 है। यानी आप देखें 140 + 60 = 200, यानी प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का पेपर होगा, जिसमें 140 प्रश्न GS से संबंधित होगा, और 60 प्रश्न यानी 60 अंक सामान्य हिंदी से होंगे। अब यहां आपके दिमाग में आएगा कि आखिर इसमें कितना हम मार्क ले लें जिससे हम मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएं। इसमें बड़ी जद्दोजहद होती है। अगर ये जो सामान्य हिंदी वाला पेपर है ये बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका निभाता है। इसमें होता यह है कि जो बच्चा 55 के प्लस ले जाता है, 55 पाना का मतलब ये है कि आपकी तैयारी टॉप क्लास की है, तो 55 यहाँ तक कि लोग 60 भी पाए हैं। स्मरण आपको दिला दें कि यहाँ कैंडिडेट 60 के 60 भी स्कोर लाते हैं हिंदी में। तो अगर हम 50 माने या 55 माने, अगर हम 50 ही मान के चलते हैं तो यहाँ 50 और 140 में अगर आप लाते हैं कितना 90, ध्यान देंगे
90, यानी 90 और 50 होता है 140। आप 140 के ऊपर अगर मार्क ला देते हैं, हालांकि ये निश्चित नहीं है क्योंकि ये अनुमान है, अमूमन होता यह है कि 140 के ऊपर जिनका मार्क होता है वो लगभग मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इसलिए आपका जो लक्ष्य होना चाहिए प्री में जीएस के लिए 90 प्लस और हिंदी के लिए 50 प्लस। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आप मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी मेंस की परीक्षा में बैठ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप लड़ते नहीं हैं तभी आप हार जाते हैं, यानी कोई भी इस दुनिया में कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, जो नहीं लड़ता है वही हारता है। अब ये देखेंगे जो सामान्य अध्ययन का पेपर है इसका पाठ्यक्रम क्या है और सामान्य हिंदी जो है इसका पाठ्यक्रम क्या है, आखिर क्या पूछा जाता है, क्या इसमें प्रश्न आते हैं जिसके आधार पे पेपर होता है। अगर सामान्य अध्ययन की बात करें, इसमें हम इसके जो सिलेबस हैं उसको देखते हैं। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, और क्या है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र यानी अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। समसामयिकी में अगर देखें तो इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश विशेष। जीएस का जो सिलेबस है, जीएस के सिलेबस को अगर हम देखें तो इसमें जो रोल सबसे बड़ा है वो है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। भारत का इतिहास और भारत का राष्ट्रीय जो आंदोलन है इससे संबंधित प्रश्न ज्यादा आते हैं। आपने देखा इसमें विज्ञान के, भारतीय राजतंत्र यानी पॉलिटी के भी आते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित आते हैं, कृषि से संबंधित आते हैं, जनसंख्या से संबंधित आते हैं, पर्यावरण से संबंधित आते हैं, नगरीकरण से संबंधित आते हैं, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल आता है। और आप देखेंगे करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम और यहाँ सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग के भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादा प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन ये मान के चलो कि 5 से 10 के बीच में प्रश्न होते हैं। तो यहाँ रीजनिंग से संबंधित भी है और उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित जो स्पेशल जानकारी आयोग चाहता है वो भी इसमें समाहित है। तो आप ये देखें कि जो जीएस का पेपर है वो लगभग अमूमन देखा जाए कि जो भी पेपर होते हैं लोक सेवा आयोग कराता है वही सिलेबस है, लेकिन है क्या कि इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल और रीजनिंग एक इसी में डाल दिया गया है। जबकि आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का जब पेपर देते हैं तो रीजनिंग वाला मामला सी सेट में चला जाता है, जीएस फर्स्ट पेपर में नहीं आता। अब हम सामान्य अध्ययन के बाद अगर देखें तो सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या पूछा जाता है। जो सामान्य हिंदी का पेपर होगा हमने बताया यहां यह 60 अंक का होता है और आपको बता दें ये 60 मिनट में होता है, यानी 1 घंटे का पेपर है। इसमें क्या है, इसमें देखेंगे विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेषण और विशेष पर्यायवाची शब्द। यहां ये देखेंगे कि 10 प्रश्न इसके हैं, 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 यानी 10-10 प्रश्नों की जो सीरीज है ये कुल 6 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। इसमें से आप
जो नंबर 2 पे है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अगर इसको अलग अलग माने तो हो जाता है कुल 7। अगर अलग अलग होगा तो 5-5 होगा। तो यहाँ 10-10 प्रश्न हैं और कुल हुए 60 अंक के। यहाँ आपको हम बता दें कि आपकी तैयारी हिंदी में इस प्रकार होनी चाहिए कि आपको 50-55 यानी 50 किसी भी हालत में लाना है, 55 ला देते हैं तो मस्ट है, 55 ला देते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो इस प्रकार हम देखें जो आरओ एआरओ से संबंधित जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसकी हम चर्चा कर लिए। तो प्रारंभिक परीक्षा कुल होती है 200 अंकों की, 140 प्रश्न जीएस के होते हैं यानी 140 अंक के होते हैं, और सामान्य हिंदी के कुल 60 प्रश्न होते हैं जो 60 अंक के होते हैं। तो इस प्रकार कुल होते हैं 200 अंक। 200 अंक में अगर आप 140 प्लस का स्कोर कर लेते हैं तो ये मान के चलें कि आप सेफ हैं और मेंस के लिए एलिजिबल हैं। ये मार्क घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ये निश्चित नहीं। अब हम चर्चा करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो प्री परीक्षा में 200 नंबर का, और जो मेंस है, जो मुख्य पेपर है, मुख्य परीक्षा है, वो 400 अंकों का है। कितने अंकों का है? 400। यहां स्मरण ये दिला दें कि जो मेरिट बनती है, चयन की जो मेरिट बनती है, इसके आधार पे बनती है, प्री के आधार पर नहीं बनती। इसी के आधार पे आप पद धारण करते हैं। जो ये 400 नंबर है मुख्य परीक्षा का, इसमें क्या है पैटर्न, परीक्षा का प्रारूप क्या है, क्या सिलेबस है, क्या पूछा जाता है, आदि सभी पहलुओं की चर्चा हम करेंगे। यकीन करिए कि आप अगर मन लगा के लग जाएंगे तो ये तय है कि यह पद आप धारण करेंगे और आप समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में इलाहाबाद यानी प्रयागराज और लखनऊ में अपना डेरा जमा देंगे। मुख्य परीक्षा में क्या है? मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पेपर है जो 120 प्रश्न है। कितने हैं? 120 प्रश्न हैं और एमसीक्यू फॉर्मेट पे है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा यहां 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक के होंगे। आप प्री में देखे होंगे 140 प्रश्न हैं और 140 अंक के हैं, और यहां भी एमसीक्यू है और यहां भी एमसीक्यू है, यानी यहां भी वस्तुनिष्ठ है, यहां भी वस्तुनिष्ठ है। तो यहां देखेंगे कि 120 प्रश्न आएंगे और 120 अंक होंगे। किस पैटर्न पे? एमसीक्यू पैटर्न पे। अगर हम आगे देखें, सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा ये 2 खंड में होगा। कितने खंड में? 2 खंड में। ये खंड जो पहला है ये 100 अंक का होगा। ये एमसीक्यू फॉर्मेट पर नहीं होगा, ये होगा परंपरागत यानी सब्जेक्टिव। और जो खंड द्वितीय है, जो दूसरा है, ये 60 अंकों का होगा। यह एमसीक्यू फॉर्मेट पे होगा। और एमसीक्यू बोले तो जैसे प्री में हुआ था एमसीक्यू 60 अंकों का, वैसे यहां भी 60 अंकों का पेपर होगा। अगर निबंध की बात करें तो कुल 3 निबंध लिखने होते हैं। कितने निबंध? 3 निबंध। यहां ध्यान ये दिला दें, जो निबंध होगा वो हिंदी में ही होगा, यानी जिसकी लैंग्वेज होगी ये हिंदी ही होगी। तो 3 निबंध होंगे और एक निबंध 40 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर के 3 निबंध 120 नंबर के हुए। तो आप ये देखेंगे 120 प्लस 60 180, 180 और 120, 80 20 100 हो गया, 200 100 300 100 400। इस प्रकार 400 नंबर की मुख्य परीक्षा होगी। जो 400 नंबर की मुख्य परीक्षा होगी उसमें 120 प्रश्न जीएस का होगा जो एमसीक्यू फॉर्मेट पे होगा, और जो सामान्य हिंदी का पेपर है 2 खंडों में होगा। एक खंड जो पहला है वो 100 नंबर का होगा, वो परंपरागत होगा, और जो दूसरा खंड है 60 नंबर का होगा, वह एमसीक्यू फॉर्मेट पे है। और जो इसमें निबंध लिखे जाएंगे, कुल 3 निबंध लिखे जाएंगे और एक निबंध के लिए 40 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार 120 नंबर निबंध में मिलेंगे, यानी 120 नंबर निबंध के हैं, 100 नंबर
परंपरागत हिंदी के हैं, 60 नंबर एमसीक्यू फॉर्मेट पर सामान्य हिंदी के हैं और 120 नंबर जीएस के हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो अब हम ये देखते हैं कि मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो क्या है। यहां अगर सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम होगा वही पाठ्यक्रम होगा जो प्री में है। जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन का मेंस में भी होगा। तो आपकी तैयारी जो यहां करेंगे वही यहां भी काम करेगी। अंतर यही है कि आप यहां रिवीजन कर ले बढ़िया से, तो आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। अब सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो सामान्य हिंदी की जो मुख्य परीक्षा है, जो खंड 1 है, जो खंड फर्स्ट है, जो परंपरागत है, इस पर हम फोकस करते हैं। ये जो टाइम निर्धारित है इसके लिए कुल 2.5 घंटे का पेपर होगा और इसके कुल मार्क होंगे 100। 2.5 घंटे का पेपर होगा और कुल मार्क होंगे 100। और ये पेपर का आधार कैसे होगा, ये पेपर कैसे दिया जाएगा, परंपरागत। परंपरागत में क्या है, इसमें देखिए जो पहला भाग है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, उसका शीर्षक क्या होगा, उसके लिए 3 अंक, उसका सारांश क्या होगा, उसके लिए 6 अंक, और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या भी देनी होगी। वहां 3 रेखांकित अंश होंगे, उनकी व्याख्या देनी होगी, उसके लिए आपको देना मिलेगा 12 अंक। यानी 3 रेखांकित अंशों के लिए कुल मिलेगा 12 अंक। इस प्रकार यहां कुल मिलेंगे आपको 21 अंक। यानी 21 अंक का वो गद्यांश होगा। इसमें से आपको गद्यांश का शीर्षक, गद्यांश का सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या भी देनी है। नंबर 2 पे अगर आए तो नंबर 2 में किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लिखना होता है। ये जान रहे हैं कि जो समीक्षा अधिकारी होता है वह यही कार्य ही करता है, यही कार्य के लिए ही तो इसकी नियुक्ति होती है। तो वहां जो सरकारी पत्र होते हैं, जो नोटिफिकेशन वगैरह जारी होते हैं, उनका ढांचा कैसे होगा, कैसे वो बनेगा, आज सब सारणी के रूप में उसको आपको दिखाना होगा। सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार, ये कुल 15 अंकों का है। कितने अंकों का है, 15 अंकों का है। अगर नंबर 3 पे आए तो ये पत्राचार से संबंधित है। पत्राचार में शासकीय, अर्धशासकीय, नंबर 1 शासकीय, अर्धशासकीय, नंबर 2 कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, नंबर 3 विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन। यानी यहां ये देखेंगे पत्राचार 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग में 8 नंबर के हैं, तो कुल 8 3 24। यहां आपको 24 अंक से संबंधित पेपर होगा। आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 में अगर देखें तो पारिभाषिक शब्दावली यानी प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां ये देखेंगे जो पहला भाग इसका है अंग्रेजी से हिंदी। यहां आपको 5 वर्ड दिया जाएगा, 5 शब्द दिया जाएगा, अंग्रेजी में दिया जाएगा, आप उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। इसके लिए आपको मिलेंगे 10 अंक। कितने अंक, 10 अंक। हिंदी से अंग्रेजी यानी आपको हिंदी में 5 शब्द दिया जाएगा, उसको अंग्रेजी में बदलना है, इसके लिए आपको मिलेंगे 10 अंक। और मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इससे संबंधित यहां 5 प्रश्न होंगे और मिलेंगे आपको 10 अंक। और कंप्यूटर ज्ञान है। कंप्यूटर ज्ञान में क्या है, कंप्यूटर ज्ञान का मतलब यह है कि यहां आपको कंप्यूटर संबंधित सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इससे संबंधित 10 अंक का पेपर होता है। तो यहां ये देखें 10, 10 20, 10 30, 10 40, 40 20 60, 4 64, 5 69, 10 79, 1 80, 20 100। तो कुल कितने नंबर का पेपर हुआ, 100 नंबर का। परंपरागत पेपर होता है, टाइम होता है 2.5 घंटे का। और इसमें आपने ये देखा कि क्या क्या पूछा जाता है। और इसकी तैयारी जो है थोड़ा आपके लिए कुछ कठिन हो सकती है, क्योंकि ये आपके व्यवहारिक जीवन से ज़्यादा मेल नहीं खाता है। तो आप इसकी तैयारी के लिए
मार्केट में कई प्रकार की पुस्तकें आती हैं, आप पता लगाएं और उन पुस्तकों को लें और पढ़ें। इसके साथ ही साथ अभ्यास करें, लिखने का अभ्यास करें। इससे आपकी तैयारी जो होगी एक निश्चित पड़ाव पर जाके रुकेगी और वह पड़ाव होगा पद प्राप्त करना। अब हम देखते हैं जो सामान्य शब्द ज्ञान है, यहां मैंने चर्चा तो 100 अंक की कर ली, इसके पहले चर्चा मैंने 120 अंक की कर ली। अब हम चर्चा करते हैं 60 अंक की। जो सामान्य ज्ञान, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण है, यह जो प्रश्न पत्र होगा यह एमसीक्यू पर आधारित होगा। इसके मार्क है कुल 60 अंक। ये खंड खा है। कौन सा खंड है? खा, यानी दूसरा। इसमें क्या है? इसमें इसका जो सिलेबस है वही सिलेबस है जो प्रारंभिक परीक्षा में है। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है हूबहू वही सिलेबस यहां है, सिवाय एक को छोड़ करके। क्या? पर्यायवाची शब्द नहीं है और यहां पर्यायवाची शब्द है। जो सामान्य हिंदी की जब इसकी तैयारी करेंगे प्री के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, आप सोचिए उस 60 नंबर की तैयारी यहां कितना काम करेगी। तो आपको एक बार परिश्रम करिए और उसका रिटर्न लीजिए यहां मेंस में। तो मेंस में यहां हमने बताया पर्यायवाची को छोड़ करके जो प्रारंभिक परीक्षा के जितने भी पाठ्यक्रम में हैं सामान्य हिंदी के, वही मेंस में 60 नंबर का जो एमसीक्यू पर आधारित पेपर होगा वही के वही पूछे जाएंगे। तो अब और देखते हैं, आते हैं निबंध पे। किस पे? निबंध पे। हमने चर्चा इसकी कर ली। निबंध कैसे पूछा जाएगा? 120 नंबर का होगा। जो निबंध होगा इसके लिए 3 घंटा निर्धारित है और कुल मार्क कितने हैं? 120। अब कुल निबंध कितने लिखने हैं? 3। और सीमा क्या है? 600 शब्द, यानी 600 शब्दों में, शब्दों की सीमा में इस निबंध को लिखना है। और इसके मार्क है 40, यानी प्रत्येक निबंध के 40 अंक निर्धारित है। इसका पूर्णांक एक निबंध का 40 है। यहां मामला क्या है ये समझें। इसमें 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। इन तीनों भागों में आप ये देखेंगे एक के भी 3-3 भाग हैं और उन तीनों भागों में से किसी एक विषय पर, यानी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। और लेकिन इन तीनों में कम से कम सभी में से एक एक विषय पर निबंध लिखना अनिवार्य है। जैसे अगर हम पहले भाग में देखें तो इसमें साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, यानी इन 3 क्षेत्रों में से कोई एक निबंध दिया जाएगा। जो उसमें दिया जाएगा उसी को आपको लिखना है, यानी विषय ये निर्धारित होंगे, टॉपिक वो देगा। तो जो विषय निर्धारित क्या है, इसमें साहित्य और संस्कृति पर, सामाजिक क्षेत्र पर, राजनीतिक क्षेत्र पर, इन तीनों में से कोई एक निबंध आपको लिखना होगा। नंबर 2 पे अगर देखें तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन है, चक्रवात है, भूकंप है, बाढ़ है, सूखा है, इन सभी बिंदुओं पर निबंध। और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, यानी इन तीनों में से कोई एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। कोई एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। अगर तीसरे पे जाएं तो विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार क्षेत्र, इन तीनों में से कोई एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि आपको कुल 3 निबंध लिखने हैं। एक निबंध के 40 नंबर हैं, 3 निबंध के 120 नंबर हैं। निबंध की तैयारी के लिए आपको विशेष मेहनत करनी होगी। और विशेष मेहनत ये है कि जैसे जो समाचार पत्र वगैरह पढ़ते हैं उसमें जो संपादकीय पेज आता है उस पर विशेष गौर करें। अमूमन आप घटनाओं को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो संपादकीय वाला पेज होता है, जो माना जाता है किसी भी समाचार पत्र की आत्मा होती है, किसी भी समाचार पत्र की आत्मा कहाँ निवास करती है? जो उसका संपादकीय पेज होता है। संपादकीय पेज को हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन जो होशियार बच्चे हैं, जो जानते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, उसको जरूर पढ़ते हैं। तो आप निबंध के लिए विशेष रूप से उसको जरूर पढ़ें। और तमाम प्रकार की पत्रिकाएं भी बाजार में उपलब्ध हैं। निबंध से संबंधित आपकी तैयारी
में वो 4 चांद लगा देंगे। तो इसलिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का मैंने जो पाठ्यक्रम बताया, जो तरीका बताया, कैसे आपको तैयारी करनी है, अगर आपने उस पर अमल किया तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप आने वाले समय में प्रयागराज और लखनऊ में सचिवालय में विराजमान होंगे और आप अपने रुतबे को वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तक आपने सपने को देखा है। अगर हाँ, आपकी तैयारी पीसीएस लेवल की है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप इस पेपर को दें। कितने लोग ऐसे हैं कि इस जॉब में आने के बाद भी पीसीएस का पद प्राप्त किए हैं, क्योंकि आपके पास तैयारी के लिए समय मिलता रहता है और आप अपनी तैयारी को जारी रखें। लेकिन ये पद जो ARO का है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। लोगों की पसंद अगर पीसीएस के बाद किसी पद की है तो इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो इस प्रकार आज हम ARO से संबंधित जो तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ थी आप लोगों के बीच में, मैंने उसका निराकरण करने का प्रयास किया है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही हम नित्य नए वीडियो आपके सम्मुख लाते रहेंगे और आप किसी भी स्तर से ढिलाई ना बरतें, अपनी तैयारी को लगातार ऐसे बनाए रखें। आग जलनी चाहिए, चाहे जहां जले, लेकिन आपके सीने में वह आग जरूर जलनी चाहिए। इसी के साथ ही ये वीडियो का समापन करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।